हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू YFCC। आज हम यूथ सक्सेस स्टोरी के इस प्रोग्राम में इंटरव्यू करने जा रहे हैं रुचिका राठौड़ जी का, जिनका एसआई में सिलेक्शन हुआ है। आज रुचिका राठौड़ जी हमें बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी रणनीति बनाई एग्जाम को लेके और फाइनली अपना जो है सिलेक्शन सुनिश्चित किया। इंटरव्यू शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं YFCC की पूरी टीम की ओर से रुचिका राठौड़ और उनके पूरे परिवार को एसआई में सिलेक्शन सुनिश्चित होने पर बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। ओके, रुचिका जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपकी रणनीति के बारे में हम कुछ पूछना चाहते हैं कि आपने जैसे कि एक तो लंबा प्रोसीजर है और फिर कंटिन्यूसली स्टडी में किस तरह से आप इन्वॉल्व रहे और कौन से स्टडी मटेरियल आपने फॉलो किया। हम शुरुआत करते हैं रिटन एग्जाम के पहले पेपर से। पहला पेपर जो कि हिंदी का है, हिंदी व्याकरण का है, तो उसकी क्या रणनीति रही आपकी? जी सर। जी सर, जैसा बिल्कुल आपने कहा है कि बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी सारे स्टूडेंट्स को कि पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका पेशेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग, मेरे स्टडी मटेरियल की बात है तो एक्चुअली मैंने आरएस की कोचिंग करी है, तो उसमें ये सारी जीके और जनरल हिंदी वगैरह ये सारी चीजें कवर हो जाती है सिलेबस में। तो अल्टीमेटली मैंने उसी को फॉलो किया। हिंदी पेपर के लिए सबसे पहले तो मैंने 9 to 12 एक एनसीईआरटी की बुक आती है, एक ही बुक आती है, काफी छोटी बुक आती है। तो सबसे राजस्थान पहले एनसीईआरटी। जी सर, जी सर, राजस्थान एनसीईआरटी। जी, ओके। जी सर, 9 to 12 एक सिंगल बुक आती है। तो सर सबसे पहले तो एक्चुअली वैसे बेसिक्स क्लियर होते हैं, पर फिर भी आप उससे अगर आप स्टडी शुरू करते हैं तो उससे काफी बेस मिलता है और अल्टीमेटली काफी सारे एग्जांपल्स तो डायरेक्ट उस एनसीईआरटी से भी पुट अप हो जाते हैं। तो सबसे पहले एज ए बेस के लिए मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया था। उसके हर एग्जाम्पल से लेकर उसके हर कंसेप्ट मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल रट गए थे। सबसे पहले उसको मैंने क्लियर किया। उसके बाद राघव प्रकाश जो काफी पॉपुलर बुक है मार्केट में, तो मैंने उसी को प्रेफर किया फर्दर। आई मीन जैसे आप एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, फर्दर उसके कंसेप्ट देखने के लिए, जैसे पर्यायवाची होते हैं तो उसमें कुछ और एक्स्ट्रा भी दिए होते हैं सारे फैक्ट वगैरह। तो उसके लिए मैंने ये दोनों बुक्स आई थिंक कम मटेरियल जितना रखेंगे उतना ही आप जो है उनको कवर कर पाएंगे। एक सब्जेक्ट के लिए, एक ही चीज के लिए जितना ज्यादा मटेरियल होता है तो वो कभी पूरा ही नहीं हो पाता है। तो मैंने कम ही मटेरियल रखा था, सिर्फ इन दोनों चीजों को ही कवर किया था। प्रैक्टिस करने के रिस्पेक्ट में आपने जो अपनी प्रैक्टिस है वो इन्हीं सिर्फ बुक्स के ऊपर ही डिपेंड रखी, या फिर इसके अलावा आपने कोई टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी आपने ज्वाइन किया था? जी नहीं सर, मेरा कोई टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से तो नहीं था, पर हाँ जो स्टार्टिंग इनिशियली जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब तो मैंने इन्हीं के ही एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व किए थे। उसके बाद मार्केट में एक्चुअली काफी मॉक टेस्ट पेपर वगैरह अवेलेबल रहते हैं, तो वो बुक परचेज कर ली थी, कुछ पेपर्स परचेज कर लिए थे, तो उनको फिर जब एग्जाम से पहले अब खुद को एवेलुएट करने के लिए उनको सॉल्व कर दिया, वो सफिशिएंट है। ओके, ओके, ठीक। ये आप सारी चीजें फॉलो करो ऐसे तो। जी हाँ, सर। ये एक लीडिंग जो है पेपर रहता है, डिसाइडिंग फैक्टर रहता है एसआई रिटर्न को आपको क्लियर करना है तो हिंदी। तो आपके कितने मार्क्स थे इसमें आउट ऑफ 200? जी सर, एक्चुअली मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्चुअली मुझे इतना याद नहीं है, पर दोनों का मिला के 255 एग्रीगेट रहा था, और इसका इतना क्लियर याद नहीं है मुझे एक्चुअली। 255 एग्रीगेट दोनों सब्जेक्ट को आपको मिला के रहा है, और उसके बाद में इंटरव्यू में आपके मार्क्स क्या रहे हैं? इंटरव्यू में मेरे 27 मार्क्स रहे थे। तो टोटल आपके जो मार्क्स हैं वो 281 के आसपास है। तो हाँ हाँ, लमसम हाँ। ओके, तो हम मान के चल सकते हैं कि 280 के आसपास जो भी स्कोर करता है, इवन मतलब अपन माने कि रिटर्न के अंदर जो भी स्टूडेंट है जो अब फर्दर तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, यदि वो 255 या 260 प्लस यदि रिटर्न में स्कोर कर लेते हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि उनका फिजिकल गोल भी हो जाएगा, और उसके बाद में जो फिजिकल क्लियर करने के बाद में इंटरव्यू में यदि वो एवरेज मान के भी मतलब एवरेज मार्क्स वो गेन कर लेते हैं तो डेफिनेटली उनका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जी ये तो सर, रही बिल्कुल। फर्स्ट पेपर की रणनीति। सेकंड पेपर है, काफी वास्ट है उसका सिलेबस, डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब सब्जेक्ट उसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, या यूँ कहें कि आरएस के पूरे पैटर्न को इन्होंने फॉलो कर लिया है।
तो यहाँ पे जी सर। इतने ज्यादा मतलब ब्रॉड सिलेबस को आपने किस तरह से मैनेज किया, किस तरह से पढ़ा? कोई आप स्पेशल आपकी कोई रणनीति रही इसके बारे में? जी सर। जी सर, मैंने जैसा बताया है कि मैंने आरएस का पूरा सिलेबस जो है उसकी कोचिंग ली थी। ओके। तो अलग से कोई बुक मैंने प्रेफर नहीं करी थी, क्योंकि इनका सिलेबस काफी सिमिलर है। आरएस प्रीलिम्स का और एसआई का रिटर्न पेपर का जो सिलेबस है वो काफी सिमिलर है। तो उसी के ही स्टडी मटेरियल को मैंने एग्जाम से पहले, जैसे मेरे हिस्ट्री के, राजस्थान हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के जो भी नोट्स रहे थे, ज्योग्राफी के जो नोट्स रहे थे, उन्हीं को ही मैंने वापस रिवाइज किया और वही वापस मॉक जो पेपर से वो आपने सॉल्व किया इस तरह से। पर मैं ये बोलना चाहूंगी सबसे पहले तो कि मेरी ये गलती रही थी कि मैंने करंट नहीं इतना फॉलो किया था। ओके। तो उसका मुझे काफी नुकसान रहा था, आरएएस में भी रहा था और इसमें भी रहा था। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट पे करंट हो जाएगा, इस तरह से लास्ट मोमेंट पे 5-7 दिन में कर लेंगे या फिर 1 महीना लास्ट में कर लेंगे। तो वो बिल्कुल भी सही स्ट्रेटेजी नहीं है। आपको शुरुआत से ही करंट से थोड़ा जुड़ाव रहना चाहिए। इसके लिए आप जो भी राजस्थान करंट के लिए जो बुक्स आती है या फिर ऑल इंडिया के लिए जो समराइज्ड जो बुक आती है करंट की, जो इसके लिए सफिशिएंट हो, मोर देन सफिशिएंट पढ़ने का कोई वो मतलब नहीं है। तो शुरुआत से ही अगर आप इसके साथ रहते हो तो जीके में आजकल ये रहता है सभी में ट्रेंड कि जीके में आरपीएससी मेनली करंट पे फोकस करती है आजकल। मतलब अगर आपका करंट अच्छा है तो आपका काफी अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। राइट। तो इसीलिए करंट को भी आप साथ के साथ बहुत अच्छे से करके चलिए। और सेकंड थिंग, हिंदी तो स्कोरिंग है ही। अगर आपके हिंदी में मतलब आप थोड़े ज्यादा मार्क्स कम मेहनत से कम मतलब आपका सिलेबस रहता है कंपैरेटिवली सेकंड पेपर से फर्स्ट पेपर में, तो आप हिंदी में बहुत अच्छी अपनी पकड़ बना के रखिए। लिमिटेड मटेरियल पढ़िए पर उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। उसमें आपको पूरा आपका जो है वफादारी रखनी है कि आप पूरा करें। ऐसा नहीं है कि आपके हिसाब से आप छोड़ते चले जाएं। तो हिंदी पेपर को आप कंप्लीटली करिए और सेकंड पेपर की भी आप अच्छे से करिए करंट अफेयर्स के साथ मैनेज करते हुए। तो अगर आपके रिटर्न्स में अच्छे मार्क्स आएंगे तो फर्दर आपको फिजिकल और इंटरव्यू में अगर आपके कम भी रहते हैं, पासिंग मार्क्स भी रहते हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन बहुत ही अच्छी रैंक से हो जाएगा। रिटर्न जो है वो सब कुछ डिसाइड करेगा आपका फाइनल, आपकी रैंक से लेकर के आपकी पोजीशन और आपका सिलेक्शन भी। ओके। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी क्या रैंक रही है ऑल ओवर कैटेगरी में और वीमेन कैटेगरी में? जी सर, मेरी 432 रैंक है ऑल ओवर। और वुमेन में मेरी 38 पोजीशन है। और जैसे कि मैं जनरल कैटेगरी में हूँ तो जनरल गर्ल्स में मेरी 3rd रैंक है। कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा थैंक कि यू सर। ये सेकेंड जो पेपर है इसके आपने बताया कि नोट्स आपने फॉलो किए, क्या कोई रेफरेंस बुक भी आप बच्चों को अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये रेफरेंस बुक्स हैं, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं नोट के अलावा? जी सर। अ, जी सर, रेफरेंस बुक एक्चुअली मैंने जो है वो, मेरे नोट्स इतने वाइड थे कि इसके अलावा मैंने कुछ अभी इतना पढ़ा नहीं था जीके में। ओके। वैसे पैनोरमा और जिस तरह से महेश बंडवाल और इस तरह की बुक्स आती है, पर ये रहता है कि इनमें मोर देन सफिशिएंट मटेरियल रहता है। अगर आप स्पेशली इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा मटेरियल होता है वो। तो आपको जो है स्क्रूटनाइज करना आना चाहिए कि आपका इम्पोर्टेंट रेलेवेंट मटेरियल कौन सा है। तो आप रेफरेंस बुक जो है प्रेफर कर सकते हैं, ऑथोराइज्ड रेफरेंस बुक, ताकि कम से कम मिस्टेक्स रहे और अच्छा मटेरियल कंटेंट मिल जाए आपको। तो रेफरेंस बुक का तो मैंने ऐसा कोई प्रेफर नहीं किया। मैंने नोट्स थे जो मुझे लगा मेरे लिए वो सफिशिएंट है, तो मैंने उन्हीं को प्रेफर किया। फिर भी आपने जो दो बुक बताई है वो मैं थोड़ा बच्चों को और क्लियर कर दूं कि पेनोरमा राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास के रिस्पेक्ट में राजस्थान पेनोरमा की बुक आती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। काफी अच्छी बुक है। और जी इसके सर। अलावा जैसे आपने बताया महेश बर्णवाल, ये भारत के भूगोल के रिस्पेक्ट में आती ज्योग्राफ। है, हाँ जियोग्राफी के रिस्पेक्ट में, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि रुचिका जी ने बताया कि ये दो रेफरेंस बुक्स हैं। और बाकी जो और भी और इसके रेफरेंस। साथ ही मैं, हाँ बताइए। जी सर, जी सर, राजस्थान पॉलिटी और इसके रिगार्डिंग एक राजस्थान कला और संस्कृति करके एक बुक आती, कला और संस्कृति नहीं, एक्चुअली मीनल साहित्य अकेडमी, राजस्थान हाँ साहित्य राजस्थान, अकेडमी, बिल्कुल राजस्थान बिल्कुल। साहित्य,
जी सर। हाँ, जी सर, राजस्थान साहित्य हिंदी अकेडमी ग्रंथ की जो बुक अकादमी, आती है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ जी जी। अकादमी की बुक आती है, मीणा इन मीणा नाम से, राजस्थान की हाँ जी, हाँ जी, प्रशासनिक हाँ जी। व्यवस्था और राजनीति के नाम से जो बुक आती है, काफी अच्छी बुक है, तो वो आप राजस्थान के रेस्पेक्ट में फॉलो कर सकते हैं। और जी इसके अलावा मैं अपनी तरफ से भी एक बुक बता दूं कि हरिमोहन सक्सेना नाम से आती है, राजस्थान भूगोल की हिंदी ग्रंथ अकादमी की ही आती है, वो भी अच्छी बुक है, तो वो भी जी बच्चे जो सर। फॉलो करना चाहें वो जी एक सर। रेफरेंस बुक की तरफ फॉलो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, जी तो सर। ये हो गई अपने सेकंड पेपर की बात। और यदि हम बात करें तो सेपरेट नंबर आपको इसमें पता नहीं है, तो ऑल ओवर में आपने मार्क्स ऑलरेडी बता दिए हैं। हम बढ़ते हैं अगले जी चरण सर। की तरफ। अगला चरण है फिजिकल। फिजिकल में आपके जो है इवेंट्स होते हैं, 3 इवेंट है, जिसमें कि एक है आपका 100 मीटर की दौड़, दूसरी होती है जी सर। वो है लंबी कूद, और तीसरा जिसको शॉर्ट पुट या जी फिर सर। गोला फेंक जिसके नाम से जानते हैं। ये 3 इवेंट्स हैं, ठीक है। तो आपने रुचिका जी फिजिकल के लिए अलग से कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली या अपने आप से सेल्फ से फिजिकल की तैयारी की? जी सर। जी सर, मेरा जब रिटर्न हुआ था तो ऐसा इंस्टीट्यूशन था कि हो जाएगा, रिटर्न क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद से ही नेक्स्ट डे से ही मैंने एक्चुअली शुरू से मेरा स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुकात नहीं था। किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शुरू से हम नहीं रहे थे। तो मेरी फैमिली सपोर्ट की वजह से उन्होंने जैसे रिटर्न एग्जाम के नेक्स्ट डे से ही मुझे फिजिकल की तैयारी शुरू करवा दी थी। जैसे डेली सुबह रनिंग करना, शुरुआत में काफी कम, फिर आपने हिसाब से इतना किलोमीटर स्टेमिना को रेस करने के लिए रनिंग शुरू कर दी थी मैंने। इससे ये हुआ था कि शुरुआत में जो मेरी बोन्स और जो आप टायर्ड हो जाते हो और आपके मतलब पैर पूरे जाम हो जाते हैं, आपको चला नहीं जाता है, तो वो सारी चीजें मुझे उसी टाइम हो गई थी। तो काफी ज्यादा दिक्कत आई थी उस टाइम। तो 1 महीने का रेस्ट भी करना पड़ा था, डॉक्टर से कंसल्ट लिया था। तो ये सारी चीजें उस टाइम पे फेस कर ली थी। तो जिसे ऐसा लगता है कि उसका हो जाएगा रिटर्न, तो उसे उसी टाइम से ही जो है अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप रिजल्ट का वेट करोगे तो ये इट्स ऑन आरपीएससी की वो कितने टाइम में रिजल्ट देंगे। तो और हो सकता है कि बहुत ही कम टाइम बाद रिजल्ट देते ही तुरंत वो फिजिकल की भी डेट निकाल दे। तो आपको आपकी बॉडी को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा उसके लिए बूस्ट करने का। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको रिटर्न के बाद से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए पूरा साल भर हो गया था एक्चुअली, उसके बाद रिजल्ट निकला था इसका, पूरे 11 महीने बाद इसका रिजल्ट निकला था। तो पूरे 11th मंथ मैंने रनिंग रखी थी। और जब इसका रिजल्ट निकला था तो रनिंग रखी थी, तो उससे मेरा स्प्रिंट जो 100 मीटर स्प्रिंट होती है वो अच्छी कवर हो गई थी, स्टेमिना बिल्डअप हो गया था। और जो शॉर्ट पुट है उसकी भी मैंने काफी प्रैक्टिस की थी, 10-15 बार प्रैक्टिस कर ली थी। उसके बाद जब इसका रिजल्ट निकला था तो मैंने जो इसकी राजस्थान यूनिवर्सिटी में किसी कोचिंग के थ्रू यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन करवा रहे थे हमारे सुभाष पूनिया सर। तो उनका भी बहुत 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 योगदान रहा है इसमें। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हम सभी को गाइड किया था। उन्होंने हम मतलब बहुत बैलेंसली हमें सबको जो है प्रिपेयर किया था, जिसमें लॉन्ग जंप और ये सारी चीजें शामिल थी। तो वहां से मुझे काफी हेल्प मिली। चलिए, और एक इवेंट है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में इंजरीज के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, तो क्या आपने भी इंजरीज को फेस किया या फिर आपने लॉन्ग जंप की बहुत कम प्रैक्टिस की, या क्या स्ट्रेटजी रही लॉन्ग जी जंप? सर। जी सर। जी सर, एक्चुअली मैंने 11 महीनों में एक भी बार लॉन्ग जंप नहीं किया था, और उस वक्त किया ही नहीं, क्योंकि कोई एक ट्रेन्ड इंसान होता है, उसी के सामने आपको इस तरह की चीजें परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको लॉन्ग टर्म इंजरी भी हो सकती है। तो जब मेरा रिजल्ट आ गया उसके बाद हमारे जो ट्रेनर थे उन्होंने पहले हमें बेसिक वार्म अप और पूरा बिल्डअप किया, उसके बाद में उन्होंने लास्ट में जो है हमें लॉन्ग जंप और इसकी प्रैक्टिस करवाई थी। इंजरी तो हुई थी एक्चुअली, सभी को इंजरी हो गई थी उसको प्रैक्टिस करने पे, एंकल में काफी फैट वगैरह ऐसे का हो गया था। पर उस टाइम ऐसा रहता था कि आपको 6-6, 7-7 घंटे वर्कआउट करना पड़ता था उन दिनों में। सुबह शाम दिन में आप हमेशा वर्कआउट करते रहते थे। तो उस टाइम सारी चीजें छोड़ के ये सारी इंजरी वगैरह तो थी, पर है ना उस टाइम काफी ज्यादा मेहनत करी थी तो हो गया था लॉन्ग जंप। पहले आपको आपकी बॉडी को आपको पूरा स्ट्रेंथन करना है, उसके बाद इस तरह की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए आपको।
तो मतलब इनिशियली अपन सेल्फ से भी ये तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और फाइनल मोमेंट्स पे या जी सर लास्ट टाइम पे आप जो है कोचिंग के थ्रू मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो जो टेक्निकल, जिससे जरूरत है और जिससे जरूरत नहीं। हाँ जी जितनी सर। जरूरत है तो वो विदाउट कोचिंग के भी जा सकता है, इस तरह से आपका कहना है। जी सर बिल्कुल। ये आपका कुछ एक्सपीरियंस था फिजिकल के रिस्पेक्ट में। फिजिकल में आपके स्कोर आपको कुछ पता है या फिर मतलब जस्ट आपने जी क्वालिफाई सर। किया था या आपके अच्छे स्कोर थे फिजिकल में? वैसे तो 50 पे आपका जो क्वालिफाई है वो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि बच्चों की क्यूरियोसिटी रहती है फिजिकल में कितना जी सर। कर लिया इतना टाइम तक आपने जो कंटिन्यूसली में तैयारी की उसके। जी सर, मेरा 85 स्कोर रहा था फिजिकल में। 85। और वो रनिंग में, जी सर, रनिंग में एक्चुअली रनिंग में ये रहता है कि आपको 17 सेकंड में आपको स्प्रिंट पूरा करना होता है। और 17 से ज्यादा पॉइंट में जितना भी जाएगा तो वो नेक्स्ट में काउंट हो जाता है। तो मेरा 17.85 सेकंड में पूरा हुआ था, तो वो उसमें मुझे पूरे मार्क्स नहीं मिल पाए थे। मतलब सिर्फ आपका रनिंग वाला पॉइंट है वही वहां पे आपके जो है नंबर डिडक्ट हुए हैं, बाकी आपने फुल स्कोर किया है। तो इसका मतलब जी सर। यदि आप एक रिटर्न होने के बाद में कंटिन्यूसली में यदि फिजिकल की तैयारी में आ जाते हैं तो आउट ऑफ 100 आप आउट ऑफ 100 भी जो है स्कोर कर सकते हैं फिजिकल में। जी सर, काफी लोगों के हुए हैं। जी सर बिल्कुल। यदि आप रिजल्ट का वेट करेंगे क्योंकि इस बार काफी सरप्राइजिंग रहा, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद में आई थिंक महीना 1.5 महीने का ही 15-20 time। दिन। हाँ हाँ हाँ, मुश्किल से जी इतना ही सर, मिला था। 20-25 दिन के टाइम में हो गया था। जी सर। तो ये रहती है दुविधा की बच्चों की कि रिटर्न के बाद में रिजल्ट का वेट करने लग जाते हैं, रिजल्ट काफी लेट आता है और फिर बाद में आपको टाइम नहीं मिल पाता है फिजिकल के लिए। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है और सभी को रुचिका राठौड़ जी की जो एक्सपीरियंस है उससे सीखना चाहिए कि आपको जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाए उसके बाद में अपनी आंसर की है वो मैच कीजिए और आपको लगता है कि हाँ मैं एक क्वालिफाइंग वाले जो है जोन में आ गया हूँ, तो आपको जो है जस्ट उसके तुरंत बाद में ही आपको जो है अपने फिजिकल की भी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये रही बात जी अपने सर। फिजिकल की। अब हम नेक्स्ट चरण की बात करते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपने क्या किया? पहले फिजिकल पे फोकस किया या फिजिकल के साथ साथ आप इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे थे, या फिजिकल होने के बाद में आपने कुछ इंटरव्यू के लिए किया? जी सर। जी सर, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा सिविल सर्विसेज का भी प्रिपरेशन चालू था। तो रिटर्न के बाद मैंने सिर्फ पूरा साल सिर्फ सुबह 1 घंटा इस रनिंग को दिया था, इसके अलावा मेरी फर्दर प्रिपरेशन थी। और जब फिजिकल हो गया, फिजिकल होने तक से पहले मैंने कुछ भी नहीं किया था इंटरव्यू के रिगार्डिंग। ओके। उसके क्योंकि इतना मार्क्स स्कोरिंग भी नहीं है, मतलब 50 मार्क्स का होता है आपका इंटरव्यू। उसके लिए आपको 2 महीने सफिशिएंट रहते हैं अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद काफी वक्त मिल गया था जैसा कि हमें। तो उसके बाद मैंने जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी, उन्होंने ही जो है इंटरव्यू की क्लासेस भी चलाई थी। तो वहां पे मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी, जो बेसिक्स जो भी करंट के रिगार्डिंग या फिर जीके के रिगार्डिंग जो भी चीजें होती है वो उन्होंने बताई, हमारे सर ने, विजय सर ने। तो उसके बाद वो सारी प्रिपरेशन करने के बाद लॉकडाउन लग गया। उस पैंडेमिक, जैसा कि पिछले साल पैंडेमिक का स्प्रेड हुआ था मार्च अप्रैल में, तो लॉकडाउन लग गया। तो सब लोग सब सब क्वारंटाइन हो गए थे। तो उस वक्त आप लोग YFCC ने ऑनलाइन इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू की क्लासेस लगाई थी। मैंने 2 बार जो है अपना मॉक इंटरव्यू दिया था, उससे मुझे बहुत 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 हेल्पफुल रहा था मेरे लिए। बहुत वास्ट चेंजेस रहे थे, क्योंकि जैसा कि इसमें रहता है कि पहले मॉक इंटरव्यूज लिया जाता है, फिर आप खुद भी आपकी वीडियोस देखकर एनालाइज करते हो सारी चीजें। काफी अच्छी तरह से इवैल्यूएशन हुआ था। तो बहुत ज्यादा सुधार रहा था मेरा YFCC के मॉक इंटरव्यूज से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रुचिका जी, आप हमारे साथ जुड़े और इसके साथ ही आपने भी उतनी ही डेडिकेशन के साथ में इंटरव्यू में परफॉर्म किया, इसीलिए हम भी अपनी तरफ से 100% दे पाए कि आपने जो भी इम्प्रूवमेंट के जो गुंजाइश है उसको हम कर पाए कंटिन्यूसली में। आपका जितना भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो हमारी टीम ने कोशिश की, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। लेकिन फिर भी इस सब के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा आपका, क्योंकि आपका जो डेडिकेशन था उसके सामने शायद हमारे एफर्ट्स कम थे या फिर मतलब जितने भी थे, लेकिन टीचर या फिर जो गाइड करता है, मेंटर होता है, उसके एफर्ट्स तभी काम कर पाते हैं जब स्टूडेंट होता है वो भी अपना 100% देता है। तो डेफिनेटली आपका जो है
100% हमेशा रहा था। हमारी टीम जब आपके इंटरव्यू लेते थे तो उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन होगा इसमें, और हाँ, आप हमारी आशाओं पे खरे उतरे, तो इसके लिए हम भी आपका जो धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। तो ये था इंटरव्यू का प्रोसीजर। थैंक यू सर। ओके, और इसके अलावा कोई और आप अपनी तरफ से गाइडेंस देना चाहेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट वैकेंसी है उसके लिए भी जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ से और आप क्या क्या कुछ कुछ भी बताना चाहते हैं अपनी तरफ से, वो भी आप फ्री हैं फ्रीली बता सकते हैं, ताकि बच्चे, क्योंकि आपका एक सिलेक्शन हुआ है तो सेलेक्टेड कैंडिडेट जब बच्चों को बताता है तो डेफिनेटली बच्चे ज्यादा मोटिवेट होते हैं, वो उसी रणनीति को जो है आधार मान के अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। जी सर। जी सर, आरपीएससी एसआई के लिए मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। एग्जाम्स पोस्टपोन, एग्जाम डिले, ऐसी चीजें फेस करेंगे आप, तो इसके लिए आपको कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी है। कंटिन्यूटी लोग एक्चुअली क्या रहता है कि किसी भी आपका करियर ग्राफ कहीं भी रहता है कंपटीशन एग्जाम्स में, इस फील्ड में ये रहता है कि आपको काफी ज्यादा आप एग्जाम्स फेस करते हो और काफी ज्यादा फेलियर फेस करते हो। तो आपको जो है मूव ऑन नहीं करना है कि मैं नहीं हो पा रहा, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। अगर आप डटे रहोगे इस फील्ड में तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो किसी भी चीज से डर के, घबरा के या फिर खुद को अंडर एस्टिमेट करके आपको पीछे नहीं हटना है। आप इसमें लगे रहो। अगर आप जो अब तक इसमें लगे हैं ना, मेरा तो यही प्रैक्टिकल रहा है, अब तक एक्सपीरियंस रहा है कि जो अब तक इस फील्ड में लगे रहे थे उनका हुआ है, उनका सिलेक्शन हुआ है सभी का। तो आप लोग इसमें रहिए और आप पेशेंस से रहिए, पूरी वफादारी से रहिए। आपको ऐसे नहीं करना है कि ठीक है 10 दिन पढ़ लिए फिर इतना जो है चल हो जाता है, ये हो जाता है। सारी चीजें मैनेज करके चलिए। जो भी आपके लाइफ की चीजें सारी मैनेज करके चलिए। इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, कॉन्टिन्यूटी से पढ़िए, जैसे भी आपके टारगेट्स रहे, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। ओके रुचिका जी, थैंक्स अ लॉट। रुचिका जी का जो ये वीडियो है वो डेफिनेटली हमारे सभी स्टूडेंट्स तक जाएगा, वो सब देखेंगे, मोटिवेट भी होंगे। अभी थोड़ी लॉकडाउन जैसी पोजीशन है, इसलिए रुचिका जी से हम रूबरू नहीं करवा सके हमारे स्टूडेंट्स को, लेकिन हम एक प्रॉमिस रुचिका जी की तरफ से लेना चाहते हैं कि रुचिका जी जब यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस होगा बच्चों का, तो बच्चे डिमांड करेंगे कि हमारे पास वो लोग आए जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। तो डेफिनेटली आपको हमारी तरफ से इन्विटेशन हम देंगे और आपको आना पड़ेगा, ताकि बच्चे हैं आपको, क्योंकि आप एक रोल जी सर मॉडल बिल्कुल। बनोगे। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो ये प्रॉमिस है जी रुचिका जी सर का बिल्कुल बच्चों के बिल्कुल। लिए कि अपने यहाँ पे हम सेमिनार कंडक्ट करवाएंगे, तो रुचिका जी यहाँ पे आएंगे और आपसे जो है रूबरू होंगे और अपने जो है रियल टाइम एक्सपीरियंस को फिर से आपके साथ साझा करेंगे। ओके रुचिका जी, थैंक्स अ लॉट। और एक लास्ट में आपको एक थैंक और सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी सफलता का श्रेय है वो आप किसे देना चाहेंगे? जी सर, मेरे डैडी को, ओके, मेरे सिर्फ पापा को देना चाहूंगी सर मैं। ओके 100% चलिए। जी सर, 100% ओनली सिंगल मैन, क्योंकि उन्होंने हर जगह हर एक टायर पे मुझे सपोर्ट किया है। मेरे साथ साथ सबसे ज्यादा वो एक्टिव रहते हैं हर जगह, तो मैं उन्हीं को देना चाहूंगी अपना पूरा श्रेय। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक अपना जो है कहते हैं प्रतिस्पर्धात्मक जो समाज है उसमें आपने अपने भी काफी सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, और साथ में आपके जो डैडी का सपोर्ट आपको रहा, डेफिनेटली उन चुनौतियों को पार करने में आपको काफी हेल्प रही है। तो हम भी आपके जो है पिताजी को हमारी तरफ से अगेन से बधाई देते हैं कि उन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया, पूरी लगन और मेहनत से आपने उनके जो विश्वास को जो है एक परिणाम के रूप में परिवर्तित करके उनको दिया है। तो वो भी सौभाग्यशाली हैं, और हम आप और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे जो है मेंटर और ईश्वर हमें जो है समय समय पर हमें देते रहते हैं और जी सर। हमारी जिंदगी में जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली हम भी इस जी सर। में सौभाग्यशाली हैं, और सबसे ज्यादा तो गर्व की बात है कि आपने जो है ये रिजल्ट में जो कन्वर्ट करके दिया है अपनी मेहनत को, तो उसके लिए फिर से हम जो है सभी आपको जो है धन्यवाद देते हैं। रुचिका जी, थैंक्स अ लॉट, जी आपने इतना कीमती समय आपका दिया, और डेफिनेटली ये सेशन बहुत मोटिवेशन सेशन रहेगा उन बच्चों के लिए जो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं एसआई के लिए। जिन बच्चों का इस बार वाले एसआई में किसी कारण से कुछ नंबरों से नहीं हो पाया है, वो भी डेफिनेटली आपकी इस रणनीति को जो है आधार मान के अपनी रणनीति आगे बनाएंगे और कंटिन्यूसली अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू करेंगे।
Okay, Ruchika ji, thanks a lot. Thank you. Thank you, sir. Okay.